राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने व्याकरण की जो शिक्षण विधियाँ थी वह पढ़ी थी, और उससे पहले की क्लासों में हम हिंदी की शिक्षण विधियों में भाषाई कौशल, गद्य की शिक्षण विधियाँ, पद्य की शिक्षण विधियाँ पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम कहानी की शिक्षण विधियाँ या रचना शिक्षण की विधियाँ, और उसके अलावा हम नाटक शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे। तो अब कहानी शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसकी हम बात करते हैं। जो कहानी शिक्षण है वह गद्य शिक्षण के सबसे लोकप्रिय विद्या है। जो कहानी शिक्षण है वह क्या है? गद्य शिक्षण की सबसे लोकप्रिय विद्या है। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो मनोरंजन के साथ साथ क्या देना है? उपदेश देना है। चार्ल्स वेलेट के अनुसार कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। चार्ल्स वेलेट एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार कहानी का जो उद्देश्य है वह क्या होता है? मनोरंजन करना होता है। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष को शामिल किया जाता है। किसी एक पक्ष को क्या किया जाता है? इसमें जीवन के शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कहानी शिक्षण में कहानी शिक्षण की विधियां। तो कहानी शिक्षण की जो सबसे पहली विधि है वो है मौखिक कहानी विधि। इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां, जो दादी और नानी के द्वारा जो कहानियां सुनाई जाती थी वह मौखिक कहानियां या कथन विधि द्वारा कही जाती थी, और यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां इस मौखिक कहानी विधि के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं चित्र कहानी विधि। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह कौन सी है? चित्र कहानी विधि। इस विधि से बालक में कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चित्र पठन की योजना का विकास होता है, और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये चित्र कहानी विधि जो है यह क्या है? इंपॉर्टेंट विधि है कहानी शिक्षण के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति विधि। यह विधि जो है उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। बालक कहानी में अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार रिक्त स्थान को क्या करता है? पूरा करता है और कहानी कहता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि बालक को एक कहानी लिखी हुई दी जाती है जिसमें बीच बीच में रिक्त स्थान रहते हैं। तो बालक क्या करता है? अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है और क्या कहता है? कहानी कहता है। इसका प्रयोग माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अधूरी कहानी विधि। विद्यार्थी अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी पूरा करता है। इसका प्रयोग भी माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। जो अधूरी कहानी विधि है इसमें बालक को कहानी का कुछ हिस्सा बताया जाता है, उसके बाद उसे उस कहानी को आगे स्वयं लिखने के लिए कहा जाता है या बोलने के लिए कहा जाता है। तो उस अधूरी कहानी को जो बालक है वह उसको क्या कहता है? पूर्ण करता है। इसमें एक विधि और है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि के बारे में मैं आपको सीधा बता देता हूं कि आप ऐसा समझिए कि दो बच्चे आपस में बैठे हैं, और वो जो दो बालक हैं उनमें से कोई भी एक बालक पहले कहानी शुरू करता है। उस कहानी में पहली लाइन वो बोलता है, फिर दूसरी लाइन उसी कहानी से जोड़ते हुए दूसरा बच्चा बोलता है, फिर तीसरी लाइन फिर पहला बच्चा बोलता है, फिर चौथी लाइन दूसरा बच्चा बोलता है। इस तरह वार्तालाप करते हुए कहानी जो लिखी जाती है वह वार्तालाप विधि के माध्यम से लिखी जाती है। यह भी क्या है? कहानी शिक्षण की एक विधि है। इसका आप बस नाम याद रख लीजिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रचना शिक्षण की। यह आपका कहानी शिक्षण पूर्ण हो चुका है। अब हम रचना शिक्षण की बात करते हैं। रचना शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है वह सजना या संवरना होता है। किसी शब्द को शुद्धता, क्रमबद्धता और प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करना। कोई शब्द है उसको शुद्ध और क्रमबद्ध रूप से और प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करना, यह रचना शिक्षण में किया जाता है। रचना के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। लिखित रूप में निबंध और कहानी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? रचना के अंदर आते हैं। ठीक है। अब रचना शिक्षण की हम विधियों की बात करते हैं। तो रचना शिक्षण में प्रथम विधि है वह खेल विधि। खेल विधि के जनक है कोल्डवेल कुक। कोल्डवेल कुक ने खेल विधि का क्या किया था? रचना करी थी। इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। प्लेवे नामक बुक में कहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में बालक को कोई भी प्रश्न ज्ञान खेल के द्वारा दिया जा सकता है। जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनमें बालकों को जो ज्ञान दिया जा सकता है वो खेल के द्वारा दिया जा सकता है, ऐसा इस बुक के अंदर लिखा है। इस बुक का आपको नाम याद रखना है, प्लेवे बुक। यह कथन के रूप में प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सी बुक है जिसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में बालक को कोई भी ज्ञान खेल के द्वारा दिया जा सकता है। तो आप वहां पर प्लेवे बुक अपना उत्तर देंगे। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण से तात्पर्य वाक्य रचना से है, और कक्षा 3 से
प्रारंभ कर देना चाहिए। जो रचना शिक्षण है यह कब से प्रारंभ कर देना चाहिए? कक्षा 3 से। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुकरण विधि। जो अनुकरण विधि है इसके जनक है पेस्टोलॉजी। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो प्राथमिक स्तर है उस पर रचना शिक्षण की क्या सर्वश्रेष्ठ विधि है। बालक में स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास नहीं हो पाता क्योंकि वह शिक्षक का अनुकरण करता है। अनुकरण विधि में जो बालक है वह शिक्षक का अनुकरण करता है, इसलिए उसमें स्वतंत्र लेखन की क्षमता का क्या नहीं हो पाता? विकास नहीं हो पाता, और यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अनुकरण विधि के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट विधि रूपरेखा अनुकरण विधि। यह विधि जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके बाद आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है वह है सुकरात, और इसका प्रयोग किस पर? उच्च स्तर पर किया जाता है। यह भी रचना शिक्षण की विधि है। इसमें प्रश्नों के द्वारा जो है रचना शिक्षण किया जाता है, और इसके जो जनक है वह सुकरात है। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्बोधन विधि। जो उद्बोधन विधि है दोस्तों यह क्या है? प्रश्नोत्तर विधि का ही एक रूप है। इसका जो उद्देश्य वह है बालक में स्वलेखन, कल्पना और चिंतन की क्षमताओं का विकास करना। उच्च स्तर पर वर्णनात्मक निबंधों को लिखने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जैसे दृश्य घटना का वर्णन या ऋतु वर्णन, ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे दृश्य घटना का वर्णन और ऋतु वर्णन किया जाना है तो वह उद्बोधन विधि के द्वारा किया जाएगा। अब आती है प्रबोधन या निर्देशन विधि। इन विधियों के आपको नाम याद रखने हैं। इसका जो प्रयोग है यह उच्च स्तर पर होता है। अमूर्त और जटिल निबंधों को लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो अमूर्त और जो जटिल निबंध है इनको लिखने की जो सबसे अच्छी विधि है वह है प्रबोधन या निर्देशन विधि। लास्ट में आता है संभाषण या प्रवचन विधि, या उच्च स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। आपको इस विधि का भी जैसे नाम याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल में आपको इन विधियों के नाम देकर पूछ सकते हैं कि यह कौन सी विधि रचना शिक्षण की है, कौन सी कहानी की है, कौन सी नाटक शिक्षण की है। तो आपको विधियों के नाम याद रखना है। यह संभाषण या प्रवचन विधि रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा शिक्षण यंत्र प्रणाली विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? कई प्रकार के शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं। यह भाषा शिक्षण यंत्र प्रणाली में होता है। अब आगे आप देखिए देखो और रचना करो विधि। देखो और रचना करो विधि के जो जनक है वह है सीताराम चतुर्वेदी, और इसका प्रयोग जो है प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। देखो और रचना करो विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं नाटक शिक्षण। कविता शिक्षण और रचना शिक्षण की जो विद्या है अभी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अब हम नाटक शिक्षण पर आते हैं। तो नाटक शिक्षण की हम बात करते हैं। नाटक शिक्षण की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? अभिनय करना। अभिनय प्रधानता के कारण नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। अभिनय की प्रधानता के कारण नाटक को क्या कहा गया है? दृश्य काव्य। भरत मुनि के द्वारा नाटक को पंचम वेद कहा गया है। जो भरत मुनि है उन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है, और नाटक की जो आत्मा होती है वह अभिनय होता है। नाटक का मुख्य तत्व या प्राण तत्व संवाद है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, नाटक का मुख्य तत्व या प्राण तत्व संवाद है, और नाटक की आत्मा अभिनय है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रश्न। जो नाटक का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न होता है वो होता है भाव विश्लेषण प्रश्न या फिर चरित्र संबंधी प्रश्न। इसका जो सर्वश्रेष्ठ सोपान होता है वह होता है पाठ्य अभिनय, और मुख्य उद्देश्य है नाटक का मनोरंजन के साथ क्या करना? उपदेश देना। जो नाटक का मुख्य उद्देश्य है वह है मनोरंजन के साथ उपदेश देना। नेक्स्ट हम देखते हैं नाटक के प्रकार। अब नाटक के प्रकारों में सबसे जो पहला प्रकार है वह हितोपदेश जन्म। इसका अर्थ है समाज या व्यक्ति के हित के लिए उपदेश देना। और नाटक का जो दूसरा प्रकार है वह है विश्रांति जन्म। इसका अर्थ है समाज या व्यक्ति को शांति प्रदान करना। और जो आखिरी नाटक का प्रकार है वह है विनोद जन्म, या समाज या व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान करना। तो इन तीनों ही प्रकारों में पहला प्रकार हित के लिए उपदेश देना, दूसरे में शांति प्रदान करना, और तीसरे प्रकार में मनोरंजन प्रदान करना, ये तीनों कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाटक में नाटक शिक्षण की जो विधियों की बात करते हैं। तो जो नाटक शिक्षण है इसकी जो प्रथम विधि है वह है रंगमंच विधि, समय साध्य या व्यय साध्य विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? वेशभूषा साज सज्जा की आवश्यकता होती है, और यह विधि जो है यह खर्चीली विधि है। इस विधि का नाम व्यय साध्य इसीलिए है क्योंकि यह क्या है? खर्चीली विधि है। खर्चीली इसलिए क्योंकि इसमें वेशभूषा और साज सज्जा की क्या होती है? जरूरत होती है। कक्षा शिक्षण हेतु अनुपयुक्त है। यह जो विधि है कक्षा शिक्षण हेतु इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि अगर इस विधि से आप कक्षा में अभिनय
कराएंगे या शिक्षण कराएंगे तो आपको वेशभूषा और साज सज्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपकी काफी समय क्लास का इसी में खत्म हो जाएगा। बच्चों को वेशभूषा पहनने में और साज सवर करने में ही टाइम चला जाएगा। अब अगली विधि है कक्षा अभिनय विधि। बिना वेशभूषा या साज सज्जा के अभिनय किया जाता है इस विधि में, और कक्षा शिक्षण की दृष्टि से यह क्या है, उपयोगी विधि है। यह कक्षा अभिनय विधि जो है यह कक्षा शिक्षण की दृष्टि से क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट विधि हम देखते हैं अर्थबोध विधि। जो नाटक शिक्षण की अगली विधि वह अर्थबोध विधि। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बनकर अध्यापक को सुनता है। इस विधि में विद्यार्थी जो रहता है वो निष्क्रिय श्रोता बनकर अध्यापक को सुनता है। इसे नाटक शिक्षण की अनुप्रयुक्त विधि मानते हैं, क्योंकि इस विधि में जो बालक में न तो अभिनय का विकास होता है और न ही मौखिक अभिव्यक्ति का। जो यह विधि है इसमें बालक केवल शिक्षक को सुनता है, इसलिए उसमें ना तो अभिव्यक्ति का विकास होता है और ना ही किसका, अभिनय का। इसलिए इस विधि को क्या कहा गया है, अनुप्रयुक्त विधि कहा गया है। इसका जो प्रयोग है यह उच्च स्तर पर किया जाता है। अर्थबोध विधि के बाद हम पढ़ते हैं व्याख्या विधि। नाटक में आने वाले पात्रों, उद्देश्यों और प्रस्तुतिकरण के बारे में क्या करना, व्याख्या करके बताता है। इस विधि में शिक्षक क्या करता है, जो नाटक में आने वाले पात्रों, उद्देश्यों और प्रस्तुतिकरण के बारे में व्याख्या करता है। इसका जो प्रयोग है उच्च स्तर पर किया जाता है। इसे नाटक शिक्षक की अनुप्रयुक्त विधि माना जाता है। यह विधि भी है, इस विधि को भी क्या भी माना जाता है, नाटक शिक्षण की अनुप्रयुक्त विधि, क्योंकि इसमें भी जो रहता है शिक्षक क्रियाशील रहता है और बालक निष्क्रिय होकर बस सुनता है, इसलिए इसको भी क्या माना गया, नाटक शिक्षण की अनुप्रयुक्त विधि माना गया है। अब नेक्स्ट विधि हम देखते हैं आदर्श नाट्य विधि। इस प्रणाली में संपूर्ण भागीदारी शिक्षक की होती है। अध्यापक का उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करना होता है। जो आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली है इसमें अध्यापक का जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है, बालकों का मनोरंजन करना। एक आखिरी विधि है वह संयुक्त प्रणाली विधि। यह आदर्श नाट्य प्रणाली व कक्षा अभिनय प्रणाली का क्या है, संयुक्त रूप है। नाटक शिक्षण की इसको क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। जो संयुक्त प्रणाली विधि है इसको नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं नाटक में अभिनय के प्रकार। जो नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो जो नाटक में सबसे पहला अभिनय है वह है वाचिक अभिनय। यह अभिनय आपको याद रखने हैं सारे। वाचिक अभिनय का मतलब है मौखिक रूप से किया जाने वाला अभिनय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है वाचिक, तो यह मौखिक रूप से किया जाने वाला अभिनय है। इसमें आरोह और अवरोह के द्वारा अभिनय किया जाता है, मौखिक रूप से आरोह व अवरोह के द्वारा। दूसरा जो अभिनय आता है वह है आंगिक अभिनय। अंग संचालन द्वारा किया जाने वाला अभिनय। जो अभिनय अंग संचालन द्वारा किया जाता है वह कौन सा अभिनय होता है दोस्तों, आंगिक अभिनय। अब जो आता है वह है आहार्य अभिनय। वेशभूषा धारण करके या भेष बनाकर किया जाना इस आहार्य अभिनय की मुख्य क्रिया है। तो आहार्य अभिनय जो है इसमें वेशभूषा धारण करके या भेष बनाकर अभिनय किया जाता है। अंतिम है वह है सात्विक अभिनय। इसमें वेशभूषा धारण करके पात्र के गुण दोषों का भी प्रदर्शन किया जाता है। यह अभिनय का कौन सा प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। जो यह सात्विक अभिनय है यह अभिनय का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। तो दोस्तों आपको ये चारों नाम याद रखने हैं, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय व सात्विक अभिनय। और इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा अभिनय अंग संचालन द्वारा किया जाता है, कौन सा वेशभूषा धारण करके किया जाता है, कौन सा मौखिक रूप से किया जाता है और कौन सा पात्रों के गुण दोषों को बताकर किया जाता है।